एफएम रेडियो पर अब नशीले पदार्थों समेत इन्हें प्रमोट करने वाले कंटेंट से संबंधित गाने सुनाई नहीं देंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने फटकार लगाते हुए एफएम रेडियो चैनलों को नशे को बढ़ावा देने वाले गाने या अन्य कंटेंट प्रसारित करने के लिए चेताया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा कि निर्धारित नियमों और शर्तों पर सख्ती से पालन करें और शराब, ड्रग्स, गन कल्चर समेत असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी कंटेंट का प्रसारण न करें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को जारी एक एडवाइजरी में कहा कि वो ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट GOPA और माइग्रेशन ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट MGOPA में निर्धारित नियमों तथा शर्तों का कड़ाई से पालन करें। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि मंत्रालय ने कुछ एफएम चैनलों द्वारा शराब, ड्रग्स, हथियार, गैंगस्टर और बंदूक संस्कृति का महिमा मंडन करने वाले गाने या प्रसारण सामग्री चलाते पाया था, जिसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसी सामग्री आकाशवाणी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करती है और केंद्र सरकार को अनुमति के निलंबन और प्रसारण पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। एडवाइजरी में बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक नोट दिया था कि ऐसी सामग्री नई उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और गन कल्चर को जन्म देती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से होते हुए इन दिनों मध्य प्रदेश में जारी है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधिया बीजेपी में कैबिनेट मंत्री बनने के लिए शामिल हुए थे, 27 नंबर बंगले में रहना चाहते थे। मैं आपको बताता हूँ क्यों सिंधिया जी क्यों छोड़ कर गए। मैं आपको असलियत बताता हूँ। वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे और 27 नंबर सफदरजंग रोड या बंगलों पर रहना चाहते थे। यही दो कारण थे, ये सब बहाने थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण भारत के टूटने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। बिल्कुल असली कारण नहीं था। एक सवाल जो किया गया, बार बार मुझसे पूछा जाता है, मैं इसके बारे में 1-2 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। पहले दिन मैंने आपको कहा था कि कई लोग कहते हैं भारत टूट नहीं रहा है, अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री की नीयत के कारण, प्रधानमंत्री के नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। आर्थिक विषमताएं बढ़ रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही आज हकीकत है। और इन 3 कारणों से भारत टूटने की संभावना बढ़ी है और उसको रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार जेएनयू परिसर में कई इमारतों की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी और बनिया विरोधी नारे लिखे गए हैं। ये नारे जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लिखे नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर जेएनयू के कई छात्र और छात्र संगठनों ने नाराजगी जताई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं जेएनयू कैंपस में ब्राह्मण विरोधी और बनिया विरोधी नारों वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर शाखा लौट जाओ का नारा लिखा हुआ था। जेएनयू के कुछ छात्रों के अनुसार महिला प्रोफेसर को 2019 में वामपंथी छात्रों द्वारा 3 दिनों तक बंधक रखा गया था। वहीं जानकारी के मुताबिक ये नारे 30 नवंबर की रात लिखे गए थे। हालांकि जेएनयू के अधिकारियों ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही इसमें शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। एबीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा कि उनका संगठन इस तरह की अभद्र टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने इस हरकत के लिए वामपंथी विचारधारा से जुड़े छात्रों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने जेएनयू की दीवारों पर ये अश्लील बातें लिखी हैं। साथ ही रोहित कुमार ने AISA पर आरोप लगाया। हालांकि AISA से जुड़े छात्रों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं जेएनयू छात्र संघ के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष N साई बालाजी ने इस घटना को वामपंथियों के शामिल होने से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि ये खुद ABVP कार्यकर्ताओं का काम हो सकता है। INS की रिपोर्ट। पॉपुलर सिंगर जुबिन नौटियाल आज यानी गुरुवार को अपने घर पर सीढ़ियों से गिर गए, जिसके कारण जुबिन को काफ़ी चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक जुबिन की कोहनी टूट गई है। यही नहीं, उनकी पसलियों में भी चोट आई है।
इसके अलावा जुबिन के सिर और माथे पर भी चोट लगी है। जुबिन को मुंबई के अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। तो वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जुबिन के दाहिने हाथ का ऑपरेशन होगा। आपको बता दें, जुबिन नौटियाल इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने न केवल अपनी आवाज से बल्कि अपने क्यूट लुक से भी फैंस का दिल जीत लिया है। वहीं इस हादसे से पहले जुबिन नौटियाल का नया गाना तू सामने आए रिलीज किया गया था, जिसके लिए उन्हें कई बार टी सीरीज के ऑफिस में भी देखा गया था। तो वहीं अब इस चोट के बाद फैंस को काफ़ी दुख पहुंचा है और वो सब चाहते हैं कि जुबिन बहुत जल्द ठीक होकर आएं और फिर से अपनी आवाज़ का जादू हम सभी पर चलाएं। INS की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी सरेंडर किया। इरफान सोलंकी और उनके भाई ने कानपुर कमिश्नर कैंप कार्यालय के सामने सरेंडर किया। इस दौरान उनकी पत्नी और दोनों बेटियों समेत बड़ी तादाद में लोग इरफान के साथ नजर आए। पीछे पीछे मीडिया में विधायक साथ है। मीडिया आराम से मानो, थोड़ा पुलिस की बात मानो, आपकी बात सब मानेंगे। पुलिस की बात मानिए। आओ बिठाओ, अरे आओ परेशान आप हट जाओ आगे से। सरेंडर करने से पहले मीडिया से बात करते हुए इरफान सोलंकी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिना कोई जांच किए उन पर कार्रवाई की जा रही है। एक तहरीर दी जाती है और रात में मेरे घर में 3 बजे दबिशदार दी जाती है। मेरे घर में मेरी बेटी, 2 बेटियां और एक धर्मपत्नी मौजूद थी। कम से कम 16 या 15 थाने की फोर्स, 70 पुलिसकर्मी जो पुलिस की शक्ल में थे और 35 से 40 महिला पुलिसकर्मी वहाँ थी। उन्होंने मेरी बेगम और मेरी 9 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी की। मेरी बच्ची को उन्होंने घंटा मारा, जो मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगर किसी ने तहरीर दी है, पुलिस कमिश्नर इतने सीनियर अधिकारी है, उनका 1 वर्ष रह गया उनकी सेवा समाप्त होने में, उनका अनुभव है, वो चाहते कमेटी बैठाते जाए। अगर कोई कह रहा है मेरा मकान है, विधायक जी ने आग लगा दी, तो उसके पेपर देखे जाएंगे कि मकान है या नहीं है। कोई भी राहगीर किसी के, और मैं जिम्मेदार आदमी, मैं 4 बार का विधायक हूँ, मैं ऐसी घटना कर नहीं सकता। मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि इतने सीनियर अधिकारी हो गए, और इससे पहले भी वो कानपुर रह चुके हैं। कानपुर के एसएसपी थे जब बहन जी की सगाई थी। अभी कल की बात है, कल मैं उनके साथ मोती झील में बैठा था जब सिखों का एक कार्यक्रम गुरु पर था। आप अगर फोटो चाहेंगे, फोटो में दिगम साहब, मैंने कल उनसे टाइम भी मांगा, हमने एक ऐसी घटना हुई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और इसकी जाँच करवानी। गौरतलब है कि पिछले महीने इरफान सोलंकी के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि इरफान और उनके भाई ने मिलकर उनके घर में आग लगा दी है। महिला ने इरफान और उनके भाई पर परेशान करने और जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया था। तभी से पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई इसकी की जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप आम आदमी पार्टी को 4 दिसंबर को होने वाले नगरपालिका चुनावों में सत्ता में लाने के लिए वोट देते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी निवासी कल्याण संघों यानी आरडब्ल्यूएस के पास अपने स्वयं के मिनी पार्षद होंगे। अब एमसीडी के अंदर चुनाव आ रहे हैं और जैसा लग रहा है कि एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के पास आनी चाहिए, ऐसा माहौल तो है, और अच्छे बहुमत से आनी चाहिए। तो अब इसको हम लागू करना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार यहाँ पे थी। दिल्ली सरकार के ज़रिए हमने कोशिश की कि एक मोहल्ला सभा कानून बनाया जाए जिसमें पूरे दिल्ली को, आतिशी मैडम जो हैं उन्होंने पूरे दिल्ली को 3500 मोहल्लों में बांटा और कोशिश की हमने, लेकिन एमसीडी की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना वो पॉसिबल नहीं था। और एमसीडी में अभी तक बीजेपी थी, उनसे एक्सपेक्ट करना किसी तरह का कोऑपरेशन नामुमकिन था। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि आरडब्ल्यूएस के पास स्थानीय मुद्दों पर वित्तीय और निर्णय लेने की शक्ति होगी।
जिसमें धूमन, पेड़ों की छटाई आदि शामिल हैं। आगे उन्होंने कहा कि जनता अब मूक दर्शक या उपभोक्ता नहीं रहेगी। प्रत्येक आरडब्ल्यू अपना मिनी पार्षद होगा और एमसीडी में आपके सत्ता में आने पर उन्हें चरणबद्ध तरीके से शक्तियां सौंपी जाएंगी। कई बार हम देखते हैं कि कागज़ों में काम हो गया, असल में काम नहीं हुआ। अगर उसमें वहाँ की लोकल जनता को इन्वॉल्व कर लिया जाए कि कोई भी काम कंप्लीट होने के बाद पेमेंट जो है वो जनता के से पूछ के की जाएगी कि काम सही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ख़त्म हो सकता है। कई बार हम देखते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिस काम की हमें ज़रूरत नहीं थी वो काम करवाई जा रही है सरकार, लेकिन जिसको ज़रूरत थी जिस काम की वो काम करवा नहीं रहे। तो अगर जनता से पूछ के काम करवाए जाएंगे तो शायद आपकी मर्ज़ी के काम हो जाएं, और अगर बिना जनता से पूछे करवाए जाएंगे तो हो सकता है कि वैसे ही चलते रहेंगे काम। बॉलीवुड के किंग खान अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर खासी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने सऊदी अरब में फिल्म डंकी का शेड्यूल पूरा किया है, जिसका वीडियो खुद शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के कल्चरल विभाग और डंकी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया था। There's nothing more satisfying than completing a shooting schedule, as is with Dunki here in Saudi. So I want to thank Raju sir, Abhijat, Manosh and the rest of the cast and crew for making it so lovely. And a special thanks to the Ministry of Culture and Films here in Saudi for giving us such spectacular locations, amazing arrangements and the warm hospitality. So a very, very big shukran to you all and Barakallah Fiku. God bless you. On to the Red Sea Festival. अब शाहरुख खान की सऊदी अरब से कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें शाहरुख खान मक्का में नजर आ रहे हैं। वायरल फोटोज में शाहरुख खान रिदा और इजार पहने हुए हैं। उन्होंने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान ने मक्का पहुंचकर उम्रा किया है, जहां की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। शाहरुख खान की मक्का की इन तस्वीरों पर फैंस भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान लंबे वक्त के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार हैं और जल्द ही पठान से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। पठान के अलावा शाहरुख खान की जवान और डंकी फिल्म भी पाइपलाइन में है, जिनका फैंस को लंबे वक्त से इंतजार है। INS की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.